हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं जनवरी 26 का एमटीपी सीरीज 2 डायरेक्ट टेक्स्ट का। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू पार्ट से। केस सिनेरियो 1 क्या कहता है? एसएफटी फ्यूचर ट्रस्ट इज अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी आरईआईटी का ट्रस्ट है। रेगुलेशन 2014 डिटेल्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च आर एस फॉलोज। ठीक है, रेंटल इनकम 5 करोड़ से गिवन है फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट्स। ठीक है, रेंटल इनकम हुई है तो ये जो एस एफ टी फ्लेयर ट्रस्ट है इसके हाथ में तो एग्जाम्प्ट होगी और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। किस रेट से? अगर 194 एल बी अपन अज्यूम करें कि ये फॉलो कर रहा है तो उसमें जो नॉन रेसिडेंट है उसके हाथ में जो भी रेटिंग फोर्स है उससे होगी, और अगर रेसिडेंट है तो उसके हाथ में 10% से होगी। अदरवाइज दोनों के हाथ में जो भी रेटिंग फोर्स होगा उससे टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नीचे एमसीक्यू है ये फर्स्ट वाला। In case of distribution of rental income component to its resident and non-resident units holder, SFT Fluid Trust is liable to deduct tax at source at the rate of। यानी ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का कंपोनेंट है उसको किस रेट से टीडीएस अपन को डिडक्ट करना है। तो अभी अपन ने देखा कि 10% तो जाएगा रेसिडेंट वाले के लिए और जो भी रेटिंग फोर्स है वो जाएगा नॉन रेसिडेंट वाले के रिस्पेक्टिवली अंडर सेक्शन 194 LBA। ठीक है, यहाँ पे 195 की बात तो आएगी नहीं, ये गलत है, ये रेट ही गलत है और ये भी रेट गलत है। तो देखा जाए तो बी ही ऑप्शन अपन राइट है, ए सी डी तो गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1.5 करोड़ ऑन सेल और लिस्टेड शेयर्स ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इन विच एसएफटी ट्रस्ट होल्ड करता कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डिंग 60% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड। यानी अपन कह सकते हैं कि जो एक्सवाइजेड लिमिटेड है वो अपनी एसपीवी बन चुकी है। अब ट्रांसफर टुक प्लेस कब हुआ? 15/4/24 में, यानी अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। अगर आप ये डेट देखो तो 15/4/24 है, यानी इस पे 111 में जो अपना टैक्स रेट लगेगी वो 15% लगेगी, ना कि 20%। 20% नहीं लगी, 15% लगेगी। ये आपको लगा होगा कि जनवरी 26 आ चुका है तो ये 23/7 के पहले की डेट नहीं आ सकती, लेकिन एम में ऑलरेडी आईसीआर टेस्ट कर चुकी है अभी है, तो आईसीआर कुछ भी कर सकती है। आपको याद रख के चलना, एक बार पहले की रेट भी एक बार आपको के सामने गो थ्रू कर लेना। जैसे अपने यहाँ पे 111 ये आ चुकी है, इसका अपन 50% लेके चल रहे हैं। एस टी डी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज से सेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 111 में 15% से टैक्सेबल हो जाएगा किसको? एस एफ टी फ्लेयर ट्रस्ट को, और शेयर होल्डर के हाथ में ये इनकम क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट हो जाती है। ठीक है, नीचे थर्ड में भी एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है 1 करोड़ की ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज का सेल हो रहा है तो ये भी एस एफ टी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। और ये वाली इनकम भी सिंस एस एफ टी के हाथ में टैक्सेबल हो रही है तो शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग नीचे एमसीक्यू देखते हैं। ये रहा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1.5 करोड़ तो सेल और लिस्टेड शेयर्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1 करोड़ सेल और डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर अपने ए आता है। क्यों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल और लिस्टेड शेयर्स टैक्सेबल एट द रेट 15%। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल और डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज इज टैक्सेबल एट एमएमआर। तो इसलिए अपना ए आंसर राइट हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है? टैक्सेबल एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, ये वाला अपन देख सकते हैं साथ में थर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एसएफटी फिलर ट्रस्ट एंड इट्स यूनिट होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल इनकम ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट्स। तो इसका अपन ने क्या देखा था कि ये एसएफटी फिलर ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1023 एफसीएम में, और टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर किस रेट से? ये अभी अपने ये देखा ही है। ठीक है, रेट के तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका था। फोर्थ अपना क्या है? डिविडेंड ऑफ 4.5 करोड़ फ्रॉम, डिविडेंड भी आया, डिविडेंड आया 4.5 करोड़ से। तो इसमें अपना क्या था? ये एग्जाम रहता है एसएफटी फ्यूल ट्रस्ट के हाथ में, और शेयर होल्डर के हाथ में भी एग्जाम रहता है कि अगर सामने वाले ने 115 बार ऑप्ट नहीं कर रखा हो तो इसके रिगार्डिंग फोर्थ क्वेश्चन है, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ एसएफटी फ्लेयर ट्रस्ट एंड इट्स यूनिट होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम if XYZ Limited has not opted to pay tax as per section 115। यानी क्या है कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जाम्प्ट है और शेयर होल्डर के हाथ में भी ये चीज़ एग्जाम्प्ट हो जाएगी।
एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एसेट फिलेटर्स एंड यूनिट होल्डर्स बोथ। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 2 से। क्या कहता है? मिंट पी लिमिटेड मुंबई इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीलिंग फैंस एंड एक्सपोर्टिंग द सेम टू वेरियस एसोसिएट एंड अदर एंटरप्राइज वर्ल्ड वाइड। The income tax assessment of assessment 22-23 was completed by making reference to the TPO and hence the arm's length price of the international transaction by 855 lakh। TPO ने क्या किया? इसकी इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको बढ़ा दिया 855 लाख से। कर सकता है, पावर तो है। द कंपनी अप्लाइड ABA के लिए अप्लाई किया मार्च 24 में, जो कि साइन हुआ जुलाई 24 में। इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, जुलाई 24 में। और द कंपनी ऑल्सो अप्लाई फॉर रोल बैक बेनिफिट विच वॉज एग्रीड एंड साइन इन दिसंबर 2024। अब जो ये रोल बैक अप्लाइड किया था, ये साइन कब हुआ है? दिसंबर 24 में। ठीक है। इफ द APA इज अप्लाइड द ELP डिटरमाइंड बाय फॉर द असेसमेंट 22-23 वुड गेट एनएस बाय 580 lakhs एज अगेंस्ट 855 lakh ओरिजिनल डिटरमाइंड बाय TPO। ठीक है। ALP के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो TPO ने बोला कि 855 लाख से बढ़ना चाहिए था, उससे ना बढ़ के 580 लाख से ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस पे APA अप्लाई नहीं होगा, बल्कि APA कहता है कि अगर ROI में जो इनकम डिटरमाइन हुई है उससे कम अगर अपन APA की वजह से आ रही है इसकी इनकम, तो APA अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो TPO ने प्राइस दी है उसको अपन रिड्यूस कर रहे हैं तो वो तब उस केस में ये एप्लीकेबल है। मतलब उस केस में अपन ये नहीं बोल सकते कि APA इस पे नहीं लगेगा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि जो रोलबैक बेनिफिट है वो एग्रीड हुआ था, साइन हुआ था दिसंबर 24 में। यानी अब जब भी रोल बैक के लिए अपन अप्लाई करते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो आपको रिवाइज ROI भरनी पड़ती। वो कब तक भरनी पड़ती है? जब साइन होके आया उसके मंथ एंड के 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। अब साइन होके कब आया? दिसंबर 24 में। इसमें अपन 3 मंथ्स जोड़ेंगे तो अपना क्या आएगा? 31 मार्च 25 के अंदर अंदर अपन को जो भी ROI है प्रीवियस मॉडिफाइड जिस भी ईयर के लिए अपन ने रोल बैक अप्लाई किया उनके लिए। ठीक है। इसके रिगार्डिंग MCQ देख लेते हैं। फिफ्थ वाला, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल बैक ईयर अंडर द APA प्रोविजंस विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रोल बैक एग्रीमेंट वॉज साइन। यानी दिसंबर में साइन हुआ, दिसंबर में 3 महीने प्लस 3 मंथ्स यानी 31 मार्च 25। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है। और सिक्स वाला पॉइंट, सिक्स MCQ भी इसी के रिगार्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस बेस्ड ऑन APA एंड TPA ओरिजिनल डिटर्मिनेशन। ELP का एडजस्टमेंट 580 lakhs हैज टू बी मेड फॉर एडजस्टमेंट 20-23 इवन दो इट इज लेस देन द TPO ओरिजिनल एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये ROI से कम नहीं हो रहा, सिर्फ TPO ने जो प्राइस है उससे कम हो रहा है। of 85 lakhs since it does not reduce the total income as declared in the return of income, तब तक चलता है। अगर रिटर्न ऑफ इनकम को कम किया तो नहीं चलता। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। मिंट पी लिमिटेड उसने बोरो किया $100 lakhs फ्रॉम INC USA ऑन 1 जुलाई 2019 अंडर अ लोन एग्रीमेंट अप्रूव बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इन फॉरेन करेंसी 4% पर एनम ऑन एवरी हाफ ईयर। 31 दिसंबर 30 जून को इनकी इंस्टॉलमेंट करते इंटरेस्ट का अपन को पेमेंट करना रहता है। फॉर दी हाफ ईयर एंड 31 दिसंबर 24 इंटरेस्ट उसने पे किया 20 फेब को आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है? हाउ मच द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स ऑफ मिंट पी लिमिटेड ऑन इंटरेस्ट पेड INC। मतलब कि जो अपना मिंट पी लिमिटेड उसने कितना TDS काटा पर ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन को ये डेट पे फोकस करना है कि ये कौन सी डेट है? 1 जुलाई 2019 की है। और अपन ने सेक्शंस में पढ़ा था कि अगर 30 जून 2023 के पहले की डेट रहती है कि उस तक अपन ने लोन लिया हो, अप्रूव हो गया हो, तो उस पर अपनी रेट लगती है 5% के हिसाब से। ये अपन ने नॉन रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है। तो 100 lakhs इस पर 4% अपना इंटरेस्ट, उस पर 6 महीने हाफ ईयर एंडेड की बात करें क्योंकि 31 दिसंबर के इसके पेमेंट की अपन बात करें 6/12 इंटू 31 दिसंबर की अपन रेट लेंगे 115 के अकॉर्डिंग। 31 दिसंबर की रेट कितनी? 72। तो 72 144 लेके आएगा। उस पर 5% का अपना TDS काटना है प्लस 2% का सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर है और 4% का सेस आ जाएगा।
ये तो सदाबहार रहता है। तो इसको सॉल्व करके अपना आंसर आता है 763,776 का। इस पे TDS डिडक्ट होना चाहिए। ए 763,776। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है? मिंट पे लिमिटेड एक्सपोर्ट गैस प्रोडक्ट टू अनरिलेटेड पार्टी फिनलैंड लिमिटेड, जो कि कनाडा की है, डिड नॉट मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड टू फिनलैंड लिमिटेड। यानी जो मिंट पे लिमिटेड है उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए ये फिनलैंड के साथ, उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25 द एग्रीगेट सेल मेड बाय पिन लिमिटेड फिनलैंड वाज 12 करोड़। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या है? 8th MCQ है। हाउ मच वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी लिवाइबल ऑन मिंट पी लिमिटेड फॉर फेलियर टू कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद फिनलैंड लिमिटेड। यहाँ पे तो अपन को फोकस करने वाली बात क्या है कि जो फिनलैंड लिमिटेड है वो एक अनरिलेटेड पार्टी है, और अगर अनरिलेटेड पार्टी है तो ये ना तो एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी और ना ही इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वो अपन उसको ऐसा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन 92A के सेक्शंस पे इसको जोड़ेंगे। तो इसकी वजह से ना ही तो इसकी वजह से 92D भी अट्रैक्ट नहीं होगा, जिसमें इसको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट वो मेंटेन करने रहेंगे। तो इस वजह से अपनी पेनल्टी की तो बात ही नहीं आती। तो पेनल्टी की ही यहाँ पे पूछे कि कितनी पेनल्टी लगेगी, वो लगेगी नील, जीरो। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 3 से। क्या कहता है? दी असेसिंग ऑफिसर प्राइवेट अप्रूवर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्वे द बिजनेस प्रीमाइसेस ओरिएंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड which was within his jurisdiction at 9 p.m. on 16/24 for the purpose of obtaining information which may be relevant to the proceeding। यानी ये क्या कर रहा है कि जो PC है वो इनकम टैक्स का ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या करता है, सर्वे के लिए किसी बिजनेस प्रीमाइसेस में एंटर करता है। सर्वे की बात आ रही है, यानी यहाँ पे 133A अट्रैक्ट होगा। कब एंटर करता है? 9 PM पे एंटर करता है, और एग्जिट कब करता है? 11 PM पे। ठीक है, आगे देखते हैं। 5624 जो असेसिंग ऑफिसर वो एंटर करता है किसी बिजनेस प्रीमाइसेस और हॉरिजन, यहाँ पे एक दूसरे कंपनी की बात हो रही है। अब यहाँ पे वर्ड है एंटर, यानी यहाँ पे 133B अट्रैक्ट होगा। विच वॉज ऑल्सो विद इन इज जुरिस्डिक्शन एट 8:25 PM पे यहाँ पे एंटर करता है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एंड लेफ्ट करता है प्रीमाइसेस एट 9:20 PM पे। अब यहाँ पे इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की बात हो रही है। द बिजनेस प्रीमाइसेस ओरिएंट फूड्स आर केप्ट ओपन फॉर बिजनेस एवरी डे बिटवीन 10 AM एंड 10 PM के बीच में। यानी अपन सर्वे के केस में कह सकते हैं कि जो एंटर होने का टाइम है वो तो विद इन बिजनेस आवर्स ही होना चाहिए, और एग्जिट का टाइम फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये एंटर कब होता है? 9 PM पे, जो कि विद इन बिजनेस आवर्स है, 10 AM 10 PM। तो एंटर भी सही है, और एग्जिट 11 PM हो रहे हैं आफ्टर, मतलब क्लोज होने के बाद भी, तो भी चलता है। मतलब इस केस में जिस टाइम पे एंटर हुआ है वो वैलिड है। एंड द आगे क्या कहता है? एंड द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ होरिजन अप्लायंसेस आर केप्ट ओपन एवरी डे बिटवीन 9:30 AM एंड 9:30 PM। अब होरिजन के केस में एंटर कब होता है? 8:20 PM पे ये एंटर करते हैं, एंड 9:20 PM पे ये एग्जिट करते हैं। यानी ये दोनों ही काम, एंटर और एग्जिट, विद इन बिजनेस आवर्स के अंदर अंदर कर रहे हैं। तो ये भी इस केस में वैलिड हो जाता है कि ये भी सही केस में एंटर हुए। तो इसके रिगार्डिंग अपने पास MCQ क्या है? ये पूछ रहा है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो एंटर करता है ओरिएंट फूड्स को बिटवीन इस टाइम के अंदर, और जो असेसिंग ऑफिसर है जो ओरिजिन अप्लायंस में एंटर करता है 8:25 PM में, क्या ये वैलिड है? तो येस, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन बोथ द केस वैलिड है। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है, ये आगे के है। इन बोथ द अबव केसेस द असेसिंग ऑफिसर इंपोर्ट करता है रिटेन इन हिज कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 days एक्सक्लूसिव हॉलीडेज। ये क्या कहता है कि दोनों जो अपन ने ओरिएंट फूड्स के पढ़े और हॉरिजन का पढ़ा, कि दोनों ही केसेस में जो असेसिंग ऑफिसर जाता है और जो बुक है वो इम्पाउंड कर लेता है, रिटेन कर लेता है अपनी कस्टडी में 12 दिनों के लिए, इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टेड बाय हिम आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो, और इसके रीजंस भी रिकॉर्ड करके रखता है। However, he did not obtain specific permission from the principal commissioner of the actions। ठीक है, इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे अपन कोई ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आप जो अपन ओरियन फूड्स था उसका केस है 133A का। 133A का अपन ओरियन का है, तो उसके पास पावर है। सर्वे के केस में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर रहती है कि वो बुक जाके रिटेन कर सकता है, इम्पाउंड कर सकता है, और उसके लिए उसको रीजंस भी रिकॉर्ड करने, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने किया। और इसके लिए अपने पास डेट की रहती है, 15 दिनों का रहता है कि अगर वो 15 दिनों तक बुक रख सकता है अपने पास एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज। यहाँ पे वो कितने दिन के लिए रख रहा है? 12 दिनों के लिए इंक्लूसिव ऑफ हॉलीडेज। तो देखा जाए तो ये तो अपने टाइम लिमिट से कम है,
तो इसको यहाँ पे है ना जो कमिश्नर है उससे परमिशन लेने की नीड नहीं है। लास्ट लाइन में लिखा है ना, ही डिड नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर। क्यों परमिशन लेगा जब ये ऑलरेडी 12 दिनों से कम के लिए रख रहा है बुक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे 133A में इसके पास पावर है, लेकिन जब अपन बात करते हैं 133B की ओरिजोन के केस में, तो उसके पास इम्पाउंडिंग की पावर नहीं है। इसी पे बेस्ड अपने पास ये 10th वाला MCQ है। इन द एक्शन ऑफ द असिस्टिंग ऑफिसर इम्पाउंडिंग एंड रिटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओरियन फूड्स एंड होरिजन अप्लायंसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो where he has not taken any specific permission from the principal commissioner for this section। जो एक्शन था एओ का वो वैलिड है ओरियन के केस में एंड नॉट इन द केस ऑफ ओरिजिन। क्यू अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है 9 10 ये भी देख लेते हैं। कैन द असेसिंग ऑफिसर इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टू ओरियन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इन August 24 इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट इंडिया 2021। ये 3 असेसमेंट ईयर के लिए क्या है, सेक्शन 148 में नोटिस भेज सकता है असेसिंग ऑफिसर। ये पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंट टू द सर्वे कंडक्टेड इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ओरियन फूड्स। तो अगर अपन सेक्शन 148 की डिस्कस करें तो उस मतलब उस केस में अपन पिछले 3 सालों का अपन उसके लिए भेज सकते हैं नोटिस। लेकिन यहाँ पे किसके लिए कह रहा है, असेसमेंट 2021 की बात कर रहा है। इसमें 3 ईयर जोड़े तो आता है 31/3/24, जो कि ये टाइम बार्ड हो जाता है देखा जाए तो, क्योंकि इसने नोटिस का भेजा August 24 में। यानी यहाँ पे ये बात हो रही है 24-25 की, और अपन नोटिस भेज सकते हैं सिर्फ 31 मार्च 24 तक के लिए। तो देखा जाए तो ये चीज़ गलत हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। और यहाँ पे इसने कब भेजा August 24 में। अगर अपन ने 1/9/24 को देखे, मतलब यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर अपन 1 सितंबर 24 के पहले तक अपन को नोटिस भेजा है अंडर सेक्शन 148A, तो उसके लिए टाइम लिमिट रहती है 3 साल, और 10 साल भी रहती है किसी केस में अगर जो इनकम एस्केप हुई है वो 50 लाख क्रॉस कर जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अपने सजेस्टेड आंसर है उसमें क्या लिखा हुआ है, यस ही कैन डू सो आफ्टर फॉलोइंग द कंप्लायंसेस स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 148A। 148 के ऑब्वियस है, 148 को अगर अपना सेक्शन को फॉलो करना है तो 148 को तो फॉलो करना ही चाहिए। और ऊपर की ये इतने वैलिड नहीं है, नो सिंस द सर्वे कंडक्ट इटसेल्फ इज नॉट वैलिड। ये जो रीज़न है ए वाला MCQ, इसके लिए मैंने आपको ये वाली पॉइंट डिस्कस किया है कि सिंस 10 साल से अपनी जो टाइम लिमिट 10 साल का भी होता है, अगर जो इनकम एस्केप है वो 50 लाख से ज़्यादा है। अगर MC मतलब अगर अपन को ऊपर जो केस सिनेरियो है उसमें गिवन होता कि ऐसे 40 लाख है, तब अपन इस केस में ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे, नो सिंस द सर्वे कंडक्ट इटसेल्फ इज नॉट वैलिड। लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा है। ये असेसमेंट ईयर 2021 का भी 148A में इनकम एस्केप के असेसमेंट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। तो इसलिए अपना सी ऑप्शन इस केस में अपना राइट हो जाता है। 12th क्या कहता है, would the action of the assessing officer in entering the premises of Orient Foods Private Limited at 9 p.m. and impounding and returning books of accounts have been valid if he had surveyed Orient Foods Private Limited only for the purpose of verifying whether tax has been deducted collected source। यानी ये TDS TCS का सर्वे हो रहा है। तो इस केस में क्या पूछ रहे हैं कि इसका एंटर होना 9 PM पे क्या ये वैलिड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसने जो ये बुक्स रिटेन की है, इम्पाउंड किया है, क्या ये कर सकता था TDS TCS के केस में? तो आंसर है नहीं। TDS TCS के केस में ये नई बुक्स इम्पाउंड कर सकता है, और एंटर होने का भी टाइम है आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, जो कि ये एंटर करता है आफ्टर सनसेट, तो ये भी इनवैलिड है। The action of the assessing officer entering the premises 9 PM and impounding the retained books is not valid। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाता है इस केस में। अब जो 13, 14, 15 क्वेश्चन है और ये इंडिविजुअल है, तो वो देख लेते हैं। मिस्टर रंजन एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो फ्लैट सोल्ड करती है मुंबई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 2 करोड़ फॉर 1.8 करोड़ टू हिज फ्रेंड्स मिस्टर अश्विन। तो इसके लिए जो सेल है वो इसके लिए मिस्टर अंजन के लिए PGPP की इनकम हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है। मिस्टर रंजन हैड परचेज किया उसने फ्लैट 1 ईयर बैक ऑफ 150 करोड़ एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट डेट वाज आल्सो 1.5 करोड़। ठीक है, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सच सेल? तो इसका मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, वो अपना एक्सप्लेन डिस्कस करते हैं। इसने कितने बेचा 2 करोड़ में, सॉरी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, 2 करोड़ गिवन है, और इसने कितने बेचा 1.8 करोड़ में, जो कि 110% ऑफ दी सेल प्राइस से ज़्यादा है जो इसके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। तो अपन FVOC क्या लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू।
जो कि 2 करोड़ है। इसने कितने में परचेस किया? 1.5 करोड़ में। तो जो 50 लाख की इसको इनकम हुई है, ये अपन पीजीपीबी में के हेड में इसको किसको क्या नाम है, मिस्टर अंजन को टैक्सेबल कर देंगे 50 लाख की इनकम। और 56 2x में 2 करोड़ तो इसने पे किए, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सॉरी 2 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और 1.8 करोड़ क्या इसका सेल प्राइस। तो इसको भी अब जो ये डिफरेंस है 20 लाख का, इसका आईफोस में चार्ज हो जाएगा ऐसा गिफ्ट इनकम। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि जो अंजन है उसके हाथ में 50 लाख की इनकम टैक्सेबल होगी, और जो अश्विन है उसको 20 लाख की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। 50 lakhs would be taxable in the hands of मिस्टर अंजन एंड 20 लाख वुड बी आईफोस में चार्ज होगा मिस्टर अश्विन को। तो सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है इस केस में। 14 क्या कहता है? मिस्टर राहुल एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो स्टार्ट करता है एक न्यू बिजनेस फॉर सेल ऑफ डिजाइनर सूट्स। ठीक है, ये एक वैलिड पेन भी ऑब्टेन करता है, हिंदी नेम है रजिस्टर इंस्टेंट ऑफ शाइन.com में ई कॉम वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लेता है फॉर सेल ऑफ इस प्रोडक्ट इंडिया। और मिस्टर राहुल क्या करता है? सोल्ड करता है गुड्स 80 lakhs थ्रू शाइन.com अप टू 31 मार्च 2025। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्रेडिट 35 लाख ऑन 31 दिसंबर 2024। 12 लाख करता है 1 जनवरी 2025 को। 18 लाख करता है 28 फरवरी 2025 को। और कुछ पेबल बचता है इसके अकाउंट्स में। दिस अमाउंट्स वर पेड टू मिस्टर राहुल ऑन 15/3/25 आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन 10% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। ये अपना कमीशन भी कुछ काटता है, काटेगा ये। ऑन 31 मार्च जो रिमेनिंग अमाउंट था 15 लाख का, वो डायरेक्टली क्रेडिट हुआ था मिस्टर राहुल के बैंक अकाउंट में बाय बायर्स। जो भी बायर्स थे उन्होंने ई कॉम के थ्रू पेमेंट गेटवे ना सिलेक्ट करके डायरेक्ट राहुल के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो टोटल बनता है 15 लाख का। हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ द अमाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या सॉरी क्या पूछ रहा है? हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अबाउट ट्रांजेक्शन? ऑब्वियसली ई को डिडक्ट करेगा। एंड व्हेन एंड व्हाट अमाउंट द टैक्स इट्स डिडक्टिबल। जब भी वो पेमेंट करेगा, जब भी जो ई कॉमर्स है शाइन.com राहुल को पेमेंट करेगा, तब तो उसको टीडीएस काटना है। और यहाँ पे ये एक बात आती है कि जो 15 लाख उसको डायरेक्टली राहुल को रिसीव हुए, उस पर भी जो ई कॉमर्स है शाइन.com उसको ही टीडीएस काटना है। तो टोटल अपन देखा जाए तो सेक्शन 194 वो तो अटैक होगा टीडीएस के केस में। क्या रेट है? 0.1% से टीडीएस काटा रहता है। तो सबसे पहले टीडीएस काटेगा 31/12/24 को 35 लाख पे 3500 का। 1 जन को काटेगा 12 लाख पे 1200। 28 फेब को 18 लाख पे काटेगा 1800 का। और 31 मार्च 25 को 15 लाख पे काटेगा 1500 का। तो यहाँ पे अपन देखते हैं शाइन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट शाइन, देखो चारों में शाइन ही .com इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। कितना कितना? ये वाला बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है अपने इस केस में कि 3500 1200 1800 1500 और 21 12 1 1 28 2 21 ने रिस्पेक्टिवली, ये जो अपन ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। स्टार्ट करता है 15th क्वेश्चन से। क्या कहता है? जो ये जो 15th क्वेश्चन है इसकी मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, और नीचे मैंने एक फ्लोर चार्ट बना रखा है, अपन उससे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कि सबसे पहले सार्थक की बात हो रही है, जिसने एक लेक व्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है 3 स्टार, ये 3 स्टार है। और एक सी व्यू भी ओपन कर रखा है जो कि वो भी 3 स्टार है। तो ये दोनों 35 वीडियो में कवर हो जाते हैं इसी कारण से। और एक अखंड है जिसने एक हॉटलाइन हॉस्पिटल ओपन किया है, जो जिसकी बेड कैपेसिटी कितनी है 50, ओनली 50 बेड्स की है। तो यानी 35 एडी में कवर नहीं होता। और एक फिटकेयर करके हॉस्पिटल खोला है जिसकी बेड कैपेसिटी 120 की, जो कि 100 से ज़्यादा है। तो ये फिटकेयर 35 एडी में कवर होता है। अब नीचे यहाँ पे गिवन है, जो लेक व्यू है उसने प्रॉफिट किया 95 लाख का, और जो सी व्यू है उसने लॉस किया है 35 लाख का। अब दोनों 35 एडी में, दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो इन दोनों का प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हैं अपन। तो 60 तो 95 माइनस 35 60 लाख का अपना नेट प्रॉफिट इस केस में चार्ज करेगा सार्थक। वहीं पे जो अखंड है उसका जो 35 एडी वाला बिजनेस है फेडकेट वाला, उसमें तो इसका लॉस हुआ है 25 का। और जो नॉन 35 एडी वाला है, मतलब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसको तो इसको प्रॉफिट हुआ 54 लाख का। और अपन ने 35 एडी के केस में पढ़ा था कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो अब ये जो इसको लॉस है 35 फिट कैरी में, वो तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और इसको ऐसा इनकम ही मतलब इस पर टैक्स चार्ज होगा। तो ये अपन देखते हैं बिजनेस इनकम ऑफ 60 लाख इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक टैक्सेबल होगा
एंड अमाउंट टू बी कैरी फॉरवर्ड वुड बी नील, तो कुछ भी इसको कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है। बिजनेस इनकम 54 लाख इन द हैंड्स ऑफ द अकाउंट एंड 25 लाख लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इसको 25 साल का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये अपना ए ऑप्शन राइट हो जाता है। स्टार्ट करता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, ये टोटल इनकम का है, तो एक बार देख लेते हैं टोटल इनकम में कौन सा आप रिजाइम इस कंपनी ने ऑप्ट करा है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी चार्जेबल टू टैक्स फॉर एस्टिमेट 25-26 इग्नोरिंग द प्रोविजन सेक्शन 115 JB। कंपनी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर एनी कंसेशन टैक्स रिजाइम। ठीक है, तो सारे अपने एडजस्टमेंट नॉर्मल वाले ही होंगे। क्या कहता है, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीकॉक लिमिटेड अपने को गिवन है 27,22,000 का, और नीचे जो भी क्रेडिट डेबिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके अपन एडजस्टमेंट देखते जाते हैं क्या क्या आता है। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मनी बोर्ड फ्रॉम बैंक फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, 2 लाख की इसने कुछ मशीनरी खरीदी है। एंड द मशीनरी कुड नॉट बी इम्पोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू पेंडिंग अप्रूवल्स फ्रॉम अथॉरिटीज टिल 31 मार्च 25। यानी इसने ईयर एंड तक अभी तक उस मशीन को पुट टू यूज़ नहीं किया है, तो अब ये जो भी इंटरेस्ट इसने दिया है इस मशीन के ऊपर उसको इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या है, अपनी पीजीपी में अपन इसको माइनस कर रखा होता है, इसको वापस एड बैक करेंगे 2 लाख के अमाउंट को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कमीशन ऑफ 1 लाख पेड इन द मंथ ऑफ Feb 25 ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड इन Feb 25 इटसेल्फ। ये अच्छी चीज़ है। कमीशन ऑफ 1,25,000 पेड इन द मंथ ऑफ March 25 ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड इन May 25। यानी इसने इस मार्च मंथ वाले कमीशन का TDS कब डिडक्ट किया, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। Tax deducted at source. This payment was deposited to the government in 20th September 25। यानी इसने ड्यू डेट से पहले टैक्स तो डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बात आती है कि क्या इसने टैक्स सही इस टाइम पे डिडक्ट किया है या नहीं किया। अपन को ऐसे देखने तो तीनों चीज़ रहती है कि कब डिडक्ट किया और ड्यू डेट से पहले सबमिट भी करना रहता है। तो ये जो 1 लाख का केस है, इसने फेब मंथ में पे किया और TDS भी उसी टाइम डिडक्ट कर लिया विद इन द फाइनेंशियल ईयर, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो 1,25,000 वाला पेमेंट है, इसने जो TDS है वो आफ्टर फाइनेंशियल ईयर डिडक्ट किया। भले इसने ड्यू डेट से पहले TDS सबमिट तो कर दिया, लेकिन डिडक्ट आफ्टर फाइनेंशियल ईयर किया है, तो ये गलत चीज़ हो जाती है। तो जो 1 लाख है इसका तो अपन को फुल डिडक्शन मिल जाएगा 1 लाख का, जो अपन ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन जो 1,25,000 है इसका 30% अपने डिसअलाउड होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो 1,25,000 का 30% कितना हो गया, 37,500 अपन को वापस एड बैक करना पड़ेगा अपने ये नेट प्रॉफिट में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ 90,000 ऑन अ फॉरेन टूर ऑफ अ डायरेक्टर फॉर नेगोशिएटिंग कोलैबोरेशन विद अ मैन्युफैक्चरर फॉर इनिशिएशन ऑफ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। अब ये न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है, इसमें तो डिडक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 90,000 को अपन एड बैक करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स डेट द कंपनी ने कन्वर्ट किया अपने अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख को ऑन टर्म लोन इनटू अ न्यू टर्म लोन विद अ रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल। ठीक है, यानी इसने उसको पेड तो नहीं किया, लेकिन उसको एक दूसरे न्यू टर्म लोन से रिप्लेस कर दिया। कंपनी ने क्या किया, पे किया 50,000 टूवर्ड्स फंडेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, और 3 लाख इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसने 3 लाख पेमेंट नहीं किया, उसको ऐसे न्यू टर्म लोन स्विच कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया, और उसने करंट ईयर में कितने का पेमेंट किया, सिर्फ 50,000 का। लेकिन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि P&L में कितना चार्ज कर रखा है, पूरा 3 लाख डिडक्ट माइनस कर रखा है, जो कि गलत है। एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, सिर्फ 50,000 होना चाहिए था। तो पहले तो अपने जो 3 लाख डेबिट का रखा था उसको पहले तो पूरा एड बैक करेंगे अपन, और जो 50,000 करंट ईयर में इसने पे किया इतने का डिडक्शन मिलेगा, तो इसको अपन लेस करेंगे। तो आप नेट 2,50,000 का भी ऐड अपन दिखा सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअली भी दिखा सकते हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑन ई बैग्स एंड मोबाइल फोन एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिशिएशन अमाउंटिंग टू 18 लाख वॉज क्लेम एट 40% ट्रीटिंग डैम एज कंप्यूटर्स, जो कि गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो दो ई पैक्स और मोबाइल फ़ोन है, इसको कंपनी ने क्या किया, इसको कंप्यूटर एंड एसेसरीज ट्रीट करके 40% की रेट से डेप्रिशिएशन चार्ज किया, बल्कि कितने से होना चाहिए था, सिर्फ 15% से। तो डेप्रिशिएशन का अमाउंट 18 लाख से 20 यानी अपन को 40% में से 25% रिवर्स करना है, तो इसलिए 18 लाख इंटू 25 डिवाइड बाई 40 करेंगे, अपना आंसर आएगा 11.25 लाख। तो इसको अपन को ऐड बैक कर देंगे क्योंकि डेप्रिशिएशन गलत चार्ज किया हुआ है। ठीक है, 6 पॉइंट क्या कहता है, 5 लाख बीइंग कंट्रीब्यूशन टू एस लिमिटेड होली ऑन सब्सिडरी कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पीकॉक लिमिटेड। ठीक है, ये सही खर्चा है, इसका तो कोई इशू नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को।
फिर दूसरा क्या था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम पे लिमिटेड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच 10 ईच परचेज एट 100 पर शेयर, 10 अक्टूबर को किया है। रेट ऑफ डिविडेंड कितनी डिक्लेयर हुई, 100%, यानी 10 रुपये का पूरा डिविडेंड मिला 1 लाख रुपये का। द रिकॉर्ड डेट बीइंग 10 दिसंबर 2024, ठीक है। दिस शेयर्स वर सोल्ड 15 मार्च को इसने सोल्ड किया 130 रुपये के रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 3 लाख रुपये का, जो इसने क्रेडिट करा गया पीएनएल में, मतलब पीजीपीपी वाले पीएनएल में है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 3118 को कितनी थी, 110 रुपये की। तो अब अपन कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 गिवन है, 100 ना लेके 110 वाली कॉस्ट लेंगे। एसटीडी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ परचेस से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ डिविडेंड मिला, डिविडेंड तो आईफोस का पार्ट बनता है, तो 1 लाख का जो डिविडेंड मिला पीजीपी पे से लेस करेंगे और आईफोस में चार्ज करेंगे। प्लस ये जो 3 लाख का अपने को कैपिटल गेन हुआ है, ये कैपिटल गेन वाली हेड में जाएगा ना कि पीजीपी में, तो 3 लाख भी अपन को लेस करेंगे। ये यानी टोटल इस पॉइंट से 4 लाख अपन रिड्यूस करने वाले हैं। अब जो कैपिटल गेन है इसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन वाले अकाउंट में क्या होगा वो अपन देखते हैं। 130 का अपना सेल प्राइस माइनस 110 जो अपन ने कॉस्ट लिया 118 वाला इंटू 10,000, तो इंटू 10,000 जो अपना शेयर है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी जो 2 लाख का कैपिटल गेन अपने एलटीसीजी में ऐसा चार्ज होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। एट्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। भले किसी का भी क्या बोलते हैं बेस्ड एक्चुअल वैल्यूएशन किसी का भी, वो प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी अपन को नहीं मिलता, तो 6 लाख को अपन को एडबैक करना पड़ेगा और डेबिटेड टू, ठीक है, एडबैक कर देंगे। एक्चुअल ग्रेचुइटी जो अपन ने पे कर रखी है उसी का ही डिडक्शन मिलता है, यानी 6 लाख का तो अपन को एडबैक करना पड़ेगा और 1,50,000 उससे अपन डिडक्शन ले सकते हैं। और आप चाहो तो नेट 4,50,000 का भी एडबैक कर सकते हो पीजीपी में, ठीक है। अपन को अदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, प्रोविजन बनाया है फॉर बोनस के लिए, और फॉर द ईयर 2024 पेड ऑन 15/11/24, यानी अक्टूबर के बाद में इसने इसका पेमेंट किया है 98,000 का। इट इज इंक्लूसिव ऑफ पेमेंट बाय बेयरर चेक ऑफ 34,000 टू वन एम्प्लॉय, जिसमें से इसने 34,000 टू वन एम्प्लॉय को पेमेंट कर रखा है 34,000 का। वेट वेट, यहाँ पे 15/11/24 है, आफ्टर ड्यू डेट पे किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएगा। बेयरर चेक ऑफ 34,000 टू वन एम्प्लॉय, बेयरर चेक कोई यानी इसने 10,000 का जो पेमेंट है या कैश या बेयरर चेक से करते हैं तो अपना वो पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाता है, यानी 98,000 में से 34,000 अपना डिसअलाउड हो गया, यानी इसका अपन को डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी टोटल 64,000 का ही अपन को डिडक्शन मिलेगा इस केस में। तो 64,000 अपन लेस कर देंगे। क्या कहते हैं, कंपनी हैज परचेज एंड प्रोड्यूस अनदर न्यू मशीनरी ऑफ 8 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है जो इसने पुट टू यूज़ किया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑन 21 मार्च 2025 को, ठीक है। एंड उस पर इसने कैलकुलेट डेप्रिशिएशन किया कितना, 15% पे, जो कि गलत है, फुल ईयर का किया, बल्कि हाफ ईयर का ही करना चाहिए था क्योंकि 180 डेज से लेस है। डेप्रिशिएशन डेबिट का रखा है पूरा, तो अब 8 लाख पे 15% का हाफ कितना होता है, 60,000। अब 60,000 अपन को ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि पूरा 15% का अपन ने डिडक्ट कर रखा था, जो कि गलत है, तो ठीक है। तो जो अपना 50% का बैलेंस है 60,000 उसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट एक बार अपन आंसर शीट से भी मैच करवा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 27, ये पहले अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट जो अपने मनी बोरो के ये कैपिटलाइज होगा, एड बैक किया। कमीशन 1 लाख वाला कमीशन जो फैम में किया उसका कुछ नहीं करना। जो मार्च है उसका 30% डिसअलाउड किया अपन ने। फॉरेन एक्सपेंस न्यू कंपनी न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए था तो एड बैक किया। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कन्वर्टर इसको भी डिसअलाउ किया नेट वाले बैलेंस को, क्योंकि 50,000 अपन ऑलरेडी पे कर चुके थे। एक्सेस डेप्रिशिएशन 11,25,000 था, जो अपन ने 25% कैलकुलेट किया था 18% का, वो एड बैक किया, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस लिमिटेड होली ऑन सब्सिडी कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो अलाउेबल रहता है अंडर सेक्शन 37(1). प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी जो अपन पे करते हैं करंट ईयर में सी उसी का डिडक्शन मिलता है, इसलिए 4,50,000 अपन ने एड बैक किया। डेप्रिशिएशन और न्यू मशीनरी सिर्फ 50% का ही मिलना चाहिए था, मतलब हाफ ईयर का, तो 60,000 अपन ने एड बैक कर दिया। अब इसमें से लेस कौन कौन सा आइटम कर रहे हैं, जो अपन कैपिटल गेन था इसका तो पार्ट है नहीं, तो 3 लाख वो अपन ने लेस किया। फिर बोनस पेड 15 इसका ठीक है, मतलब इसमें जो 30,000 था वो गलत था, तो एक्चुअल में मिलना कितना, सिर्फ 64,000 का ही अपन ने लिया।
डिविडेंड 1 लाख की आईफोस का पार्ट है तो उसमें डाला। फिर ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट अपन ने कैपिटल गेन 2 लाख का चार्ज किया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अपन ने 1 लाख का चार्ज किया, टोटल इनकम आ गई इस पे। ठीक है, इसे टैक्स निकाल कर बोला ही नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैसर सिल्वर ग्रीन इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर जे के एन एल। मिस्टर जे के वर्किंग पार्टनर है एज पर डीड, पार्टनर मतलब जे के और एल वर्किंग पार्टनर नहीं है। ऑथराइज करता है इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑफ 14% पर एनम, लेकिन अपने लॉ के हिसाब से 12% ही है। द डीड ऑल्सो ऑथराइज रेमुनेशन टू द वर्किंग पार्टनर 70,000 पर मंथ। ठीक है, ये तो चलता है, लेकिन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दे रहा है। हाँ, यानी जे और के वर्किंग पार्टनर इनको दिया जाएगा। इट हैज़ अ यूनिट इन SEZ which started its operation with effect from 1/6/19। ठीक है, ये सही टाइम पे इसने स्टार्ट कर दिया। इट्स टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट कितना है, 120 लाख, 90 एंड 24 लाख गिवन है। द यूनिट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिससे अपन को डिडक्शन लेना है। ठीक है, अपन देखते हैं 24 लाख का अपना प्रॉफिट आया, 90 लाख, हाँ 90 लाख का अपना एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो 18 लाख का अपन को 10 में डिडक्शन मिलना चाहिए। अब इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया, 1/6/19 को, यानी इस पर अगर अपन 5 साल ऐड करें तो ये अपना कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और अभी अपन बात करें 25 फाइनेंशियल ईयर की, तो यानी 5 साल, ये 6th ईयर चला और 6th ईयर में सिर्फ 50% ही अपन को डिडक्शन मिलता है 10 में। तो 18 लाख का 50%, 9 लाख का ही अपन 10 में डिडक्शन ले पाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, द फर्म हैज़ कमेंस द ऑपरेशन ऑफ अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। ठीक है, ये 35 AD में आ चुका है। इसने इंकर किया कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 लाख ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड। इसने इंक्लूड किया 35 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड। अब जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसका डिडक्शन तो मिलता नहीं है 35 AD में, यानी इसे 25 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा 35 AD के अंदर। दिस एक्सपेंडिचर हैज़ बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज ऑन द सेम। ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 35 AD। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 30 लाख अपन को गिवन है। फिर ये अपन को इंटरेस्ट एंड कैपिटल गिवन है 14%, 1148,000 आ रहा है। इसमें से अपन को 2% रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि एज पर जो अपना लॉ है पार्टनरशिप फॉर्म वाला, उसमें सिर्फ 12% ही अलाउड है। सैलरी क्रेडिट अब पूरे तीनों पार्टनर को दे दिया, लेकिन अपने जो डिडक्शन मिलता है बुक प्रॉफिट में वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स के लिए ही मिलता है, जो कि इस केस में वर्किंग पार्टनर से 2 है, जे और के एल नहीं है। तो इन दोनों को तो एक बार ऐड बैक करेंगे, इसको 12% और इसका से 2 वर्किंग पार्टनर का अपन रिड्यूस करेंगे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म मैसर्स सिल्वर्स ग्रीन। ये एक्सप्लेनेशन फॉर ईच आइटम इग्नोर AMT प्रोविजंस। ये अच्छा है, यानी अपन को 2 कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, इसको अपन आंसर से देखते हैं। मैं आपको मैच करवा देता हूँ जो जो अपन ने डिस्कस किया। सबसे पहला प्रॉफिट यूनिट इन 24 लाख का था आया, वो अपन पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर अपना ऑपरेशन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से 30 लाख, इंटरेस्ट आया कैपिटल 14%, वो पहले अपन एड बैक कर देंगे। सैलरी क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स वो पहले एड बैक कर देंगे। तो अब अपना नेट आया 68,48,000 का, उसमें से अपन लेस करेंगे 35 AD का, 25 लाख का जो अपन ने कैलकुलेट किया था बैलेंस, वो रिड्यूस करेंगे 60 - 35 वाला। अब अपना जो नेट बैलेंस आया, इसमें से अपन जो 12% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी जो 2% वो डिसअलाउड करेंगे अपन, कितना आता है 984 का आता है, इसको रिड्यूस करेंगे। अब ये जो बैलेंस आता है ये अपन आता है बुक प्रॉफिट। अब इसके बेसिस पे अपन डिटरमाइन करेंगे कितना रेम्युनरेशन पार्टनर को देना चाहिए, यानी जो भी अपना पहले प्रॉफिट आता है उसमें से 35 AD का लेस करते हैं, फिर जो इंटरेस्ट है वो माइनस करते हैं, उसके बाद जो बुक प्रॉफिट आएगा उसमें अपन रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं कितना देना है। तो पहले 6 लाख पे अपन को 90% देते हैं, या 6 लाख विच सॉरी पहले 6 लाख पे या तो 3 लाख और 60% और 6 लाख विच एवर इज हायर का जाता है, और बैलेंस पे 60% का अपन रेट से कैलकुलेट करते हैं। टोटल आता है 3,638,400। और सिंस अब इस केस में से 2 वर्किंग पार्टनर का ही अलाउड है, जे एंड के का, तो 9 लाख इंटू 2 18 लाख का ही देखा जाए तो अपन को रेमुनेशन देना चाहिए। तो विच एवर इज लोअर का बैलेंस का अपन को डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन आ रहा 18 लाख, 3,964 अपना नेट बैलेंस आया, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिकली। फिर इसमें अपन 10 का जो है डिडक्शन लेते हैं, पहले नहीं लेते, जब पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, उसके बाद अपन 10 का डिडक्शन लेते हैं।
जो अपन ने 9 लाख का कैलकुलेट किया था। ठीक है, फिर इस पर टैक्स लगा देंगे, सेस लगा देंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी अपनी आगे 95970 की। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट द एलएलपी फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट 25-26 इन December 25 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न ऑफ इनकम एज प्रेस्क्राइब अंडर द एक्ट। यानी इसने ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल की है इस पार्टनरशिप एलएलपी की। अंडर 10AA, will it make any impact on deduction under section 10AA on deduction under section 25AD? नो नीड टू रिकम्प्यूट टोटल। ठीक है, सिर्फ इतना सा बताना है कि सिंस इसने ड्यू डेट की बात सबमिट करी है, तो 10AA और 35AD का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो 35AD है, अपन को इसका डिडक्शन मिल जाता है, भले अपन ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न सबमिट करते हैं तो, लेकिन जो 10AA का डिडक्शन है वो इस केस में नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ आपको लिख के आनी है इस सेकंड पॉइंट के लिए। चलते हैं बी पॉइंट पे, क्या कहता है, मिस्टर जेम्स अ नॉन रेसिडेंट एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 26। अब नॉन रेसिडेंट भी है और इंडियन ओरिजिन भी है, यानी एनआरआई है। एनआरआई का बात आते ही 12A दिमाग में आना चाहिए, प्रोविजन 12A की बात हो सकती है इस केस में। एक बार लास्ट में देख लेते क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जेम्स फॉर असेसमेंट 25-26 in accordance with special provisions prescribed under Chapter 12A, applicable to non-resident and other provision of the Act. Mr. James has opted to shift out of default tax regime provided under Section 115 बाद. He has no other income. Ignore the effect of first provision to Section 48. ठीक है, इसने शिफ्ट आउट ऑप्ट करा है डिफॉल्ट टैक्स रिजम से, और अपन को ये कैलकुलेट करना है प्रोविजन अंडर चैप्टर 12A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12A के अकॉर्डिंग अपन इसके एडजस्टमेंट देखते जाते क्या क्या आता है। सबसे पहला, सेल प्रोसीड्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ऑन 31 मई 24 को इसने कुछ सेल किया, 31 मई को इंडियन कंपनी के शेयर्स। अब इंडियन कंपनी के शेयर्स है यानी ए लिमिटेड, यानी इंडियन पब्लिक कंपनी के शेयर्स है, वो इसने 31 मई को सेल किया। यानी ये अपने फॉरेन एसेट्स का पार्ट, मतलब इसको फॉरेन एसेट अपन बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी सिक्योरिटी शेयर्स की, 1,10,000, जो इसने एक्वायर किया था 1/6/2020 को, सेल किया 24 को, यानी LTCG का ये गेन आएगा अपने। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिव इनकम इन कनेक्शन विद दी, जो एक्सपेंडिचर हुआ ट्रांसफर इस इक्विटी शेयर पर, वो कितना हुआ, 50,000 का हुआ है। यानी अपन कैलकुलेट करें तो 6 लाख अपना सेल वैल्यू, 50,000 अपना ट्रांसफर एक्सपेंस आया, तो नेट 5,50,000, जिसमें से अपन कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो नेट अपना कैपिटल गेन कितने का आता है, 4,40,000 का। ठीक है, इसके लिए नीचे लास्ट में एक और पॉइंट गिवन है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ऑन 11/11/24। यानी इसने 11 नवंबर को कुछ 2,20,000 के भी इसने शेयर्स खरीद लिए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, फॉरेक्स एसेट है, तो चैप्टर 12A में अपन को इसके लिए एक एग्जम्पशन गिवन है 115F वाली। वो क्या कहता है कि अगर जो अपना ट्रांसफर डेट है उसके 6 महीने के अंदर, यानी 30 अपने केस में 30 नवंबर 24 के अंदर अंदर अपन अगर ये जो कैपिटल गेन आया इसको किसी दूसरे फॉरेन एसेट्स में फॉरेक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अपन को 115F में प्रोपोर्शनल अमाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कितना इन्वेस्ट करेगा, 2,20,000। तो जो अपन कैलकुलेट करें 2.2 ये वाला डिवाइड बाई 5.5 लाख, जो अपना नेट कंसिडरेशन आया सेल कंसिडरेशन, इंटू 4.4 लाख जो कि अपना है कैपिटल गेन, तो आता है 1.76 लाख का 115F में अपन को डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अपन 176 का डिडक्शन ले लेते हैं, 264,000 आया। अब चैप्टर 12A में सिंस अपन ने कब सेल किया है, 31 मई 2024, यानी वो जुलाई के पहले सेल किया है, तो अब यहाँ पे अपनी रेट क्या लगेगी, 10% के रेट से कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिली अपन को, जो कि नेट ऑफ TDS। अब इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपन ने एरआई को कितने रेट पे टैक्स किया हुआ, 20% + 4%, जो कि आता है 20.8% पे अपन ने TDS काट के इसको पे किया होगा। यानी नेट, यानी ये जो 81,000 अपन को यहाँ पे गिवन है, वो किस रेट में 79.2% पे है, तो इसको रिवर्स करके अपन ग्रॉस फिगर लाएंगे, जो कि आएगा 102,273 का, और इस पर फिर अपन 20% से टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनी ग्रॉस एक्वायर्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपेंडिचर हुआ इस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हुआ है
पब्लिक, ठीक है, ये अपना फॉरेक्स एसेट का तो बात बन जाएगा, लेकिन इस पे जो अपन एक्सपेंडिचर करते हैं अननेसेसरी इनकम पे, वो अपने को ऐसा डिडक्शन अलाउ नहीं रहता कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर, तो इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो नेट 3,25,000 जो है उस पर अपन को 20% से फ्लैट टैक्स रेट अपन चार्ज करेंगे। ठीक है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हेल्ड विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो डिपॉजिट विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में करता है उसको अपन ऐसा फॉरेक्स एसेट कंसिडर नहीं करते, तो इस पे चैप्टर 12A के जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसको अपन को चार्ज करना पड़ेगा नॉर्मल स्लैब रेट से इस 55,000 को। ठीक है, एक बार मैं आपको आंसर से मैच करवा देता हूँ। सबसे पहला ये रहा अपना 4,40,176 का अपना डिडक्शन ले 15F में 264 का बैलेंस आया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 2 ये इसका ग्रॉस फिगर 3,25,000 में अपन को कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं मिला इस केस में, मतलब डिडक्शन नहीं मिला इस एक्सपेंडिचर पे। इंटर डिपॉजिट्स ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस पर अपन को 10% से टैक्सेबल है क्योंकि ये जुलाई के पहले का ट्रांसफर है। और 102,273 ये जो अपना इंटरेस्ट आया उस पर, और 3,25,000 ये जो अपना दूसरा इंटरेस्ट आया इस पर 20% की रेट से अपन ने टैक्स चार्ज किया। और ये जो 5,55,000 है ये सिंस चैप्टर 12A में कवर नहीं होता, इसको नॉन वॉस स्लैब रेट से अपन ने टैक्स चार्ज किया जो कि 23,500 कुछ आता है। इस पर से ऐसा लगा कि अपना नेट टैक्स लायबिलिटी आ चुका है। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्या कहता है, एग्जामिन एंड डिस्कस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। फर्स्ट, मैसेस कोविड केयर फाउंडेशन एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रन करता है एक हॉस्पिटल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 ये रिसीव करता है एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 95 लाख विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस, यानी इसको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है 95 लाख का विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन कि आपको इसको कॉर्पस का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्ट ने क्या किया, इसको इन्वेस्ट किया किसी मेसर्स एक्टिव केयर लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के, यानी जो कॉर्पस है अपन को जब भी कॉर्पस आता है क्या रहता है कि इसको 11.5 के सेफ मोड में इन्वेस्ट करना रहेगा तभी इसका अपन डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इसने इसको कहाँ पे इन्वेस्ट किया, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो कि 11.11 की सेफ मोड में आती है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज के शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक अब सब ठीक है। ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑन March 31st 25 ड्यू टू डिस इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी बाय द गवर्नमेंट मैसेस एक्टिव केयर लिमिटेड सीज टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया होगा अपना डिस इन्वेस्टमेंट कर लिया इस मैसेस एक्टिव से, तो अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही, अब ये अपने क्या कहते हैं प्राइवेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी होती पब्लिक जो भी है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब आपको लग रहा होगा कि 11.5 सेम मोड्स नहीं रहेगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी ऐसा कुछ होता है इसी केस में अब उनको एक एग्जाम्पशन क्लैरिफिकेशन आया है कि इसमें एक एग्जाम्पशन दी गई है कि जब भी ऐसा होता है तो अपने पास 3 ईयर का टाइम लिमिट रहता है कि इन 3 सालों में आप क्या करो, ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है इससे इसका अपना शेयर सेल करो और इसको किसी दूसरे 11 सेक्शन 5 के सेफ मोड में इन्वेस्ट कर दो। अब इसने ये डिस इन्वेस्टमेंट कब किया, 31 मार्च 2025 को, यानी 31 मार्च 2028 तक आप क्या करो, इस जो क्या नाम है इसका एक्टिव केयर लिमिटेड है यहाँ से अपने शेयर्स को सेल करो किसी दूसरे 11 सेव मोड्स में इन्वेस्ट कर दो, तो तब तो आपको इसकी कॉर्पस का रिडक्शन 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है इस केस में। सेकंड क्या कहता है, मेसर्स हार्ट केयर फाउंडेशन एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में जो कि रन करते एक हॉस्पिटल, इसने कंसल्टेंसी फी पे की 1 लाख की टू मिस्टर सचिन डॉक्टर। ट्रस्ट ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया इस पे, बल्कि इसको करना चाहिए था, ट्रस्ट टीडीएस डिडक्ट करती है। द अकाउंटेंट ऑफ द ट्रस्ट क्लेम्स दैट द ट्रस्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स अंडर, पता नहीं कौन सा अकाउंटेंट रख रखा है, अंडर 44AB बीइंग अ ट्रस्ट देयरफॉर इट इज आउट ऑफ द पर्पज ऑफ द सेक्शन 194J। तो ये सरासर गलत है। जो भी ट्रस्ट है उसको 194J में ये जो भी डॉक्टर है इसका टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, अब इसने नहीं किया तो जो भी ये फाइनेंशियल ईयर में इसमें अपना 30% डिसअलाउड होगा। जैसे अपन कंपनी के जब मतलब कंपनी के केस में करते हैं पीजीपीपी निकालते टाइम कि अगर अपन ने उस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस नहीं डिडक्ट किया 30% अपन उस फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ कर देते हैं और अगले साल जब ये टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देती है उस साल में इसका डिडक्शन देता है, तो वैसे इस केस में भी होगा 30% अपन डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, ये था। बी पार्ट क्या कहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का,
द फॉलोइंग ट्रस्ट क्लेम दैट anonymous donation received by them during the financial year 25 are not liable to tax under section 115 बीबीसी। लास्ट में और कुछ कह रहा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय द ट्रस्ट, कि क्या ये क्लेम सही है या नहीं है, वो इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। फर्स्ट, a charitable trust referred to in section 11 which applied the entire amount of anonymous donation for the purpose of the trust during the relevant financial year। इसको लग रहा है कि ये जो anonymous donation चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है, अगर ये चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज़ कर देती है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 115 बीबीसी क्या कहती है कि जो भी आपका एनोनिमस डोनेशन मिला है वो आपका टैक्सेबल होगा किस रेट से, 30% से, 30% टैक्सेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक अपन को आप कह सकते हैं एग्जम्पशन भी दी हुई है एक लिमिटेड अमाउंट की, जो कि रहता है 5% ऑफ नॉर्मल डोनेशन और 1 लाख नॉर्मल टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। तो जो भी ये हायर वाला अमाउंट होगा इस पे तो सेक्शन 11 के प्रोविजंस लगेंगे, जो भी अपन एग्जम्पशन मिलती है चैरिटेबल ट्रस्ट को वो सारी कैलकुलेट होगी और अकॉर्डिंगली फिर अपन टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो अपना रिमेनिंग बैलेंस होगा आफ्टर डिडक्टिंग 5% 1 लाख विच एवर इज हायर, उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी अपना एनोनिमस डोनेशन बचता है वो 115 बीबीसी में 30% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, a trust established wholly for the religious purpose which applied 85% of the amount of anonymous donation for the purpose of the object of the trust during the relevant financial year। अब इसके लिए अपने एग्जम्पशन गिवन है बुक में कि जो भी रिलीजियस पर्पस के लिए अपना ट्रस्ट ओपन है, अगर उसका जो मेन पर्पस है रिलीजियस पर्पस ही है तो उसको जो भी एनोनिमस डोनेशन मिलेंगे। अब देखो रिलीजियस पर्पस है, टेम्पल में कुछ खुला होगा, कितने सारे भक्त आते हैं, अब सबके तो पर्ची होती नहीं, वो जो भी दान पात्र होता है उसमें डालते रहते हैं। तो इस केस में इसलिए गवर्नमेंट ने इस ट्रस्ट में ये छूट दे रखी है कि जो भी रिलीजियस ट्रस्ट है उनको जितना भी एनोनिमस डोनेशन आ रहा है वो 115 बीबीसी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आउट ऑफ परव्यू है 115 बीबीसी में। तो ये चीज़ आपको लिख के आनी है कि ये टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 115 बीबीसी, ये आउट ऑफ परव्यू है। 100 जो भी रिलीजियस पर्पज़ के लिए जो भी ट्रस्ट ओपन हुए हैं उनको 100% इसका अलाउड है, उसको ये ऐसा कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर सकता है। नॉट ऐसा कॉर्पोरेट, बस जैसे कॉर्पोरेट डोनेशन को अपन बिल्कुल ही चार्ज ही नहीं करते, जीरो नील लिखते हैं उसका, वैसे ही इसको भी ट्रीट करना रहेगा उनको। इसका सी पार्ट देखते क्या कहता है। मिस्टर अशु एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया में जिसकी एज 25 ईयर से फर्निश करता है कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, एक बार लास्ट में देख लेते क्या लिखा है। कंप्यूट टोटल इनको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, अज्यूम करना है कि इसने ऑप्ट आउट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजर्म से 115 भाग वाला। ठीक है, पढ़ते हैं। Here royalty income of 18 lakh from QR Corp or country Y से for writing articles in journal and newspaper during FY 24-25 he receive only 13.60 lakh in the previous year। यानी इसने 18 लाख तो टोटल रॉयल्टी की इनकम कमाई है, लेकिन उसमें से प्रीवियस ईयर में से 13.60 लाख ही इसको रिसीव हुए हैं। ठीक है, विद द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च ही फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी इनकम। इस लाइन से अपन क्या कह सकते हैं कि जब भी अपन इसका टेबल बनाएंगे टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम अपन को 18 लाख वाला फिगर नहीं लेना है, 13.60 लाख वाला ही फिगर ले कंसिडर करना है। अभी रॉयल्टी की इनकम पे 80 क्यूक्यूबी भी अट्रैक्ट होता है, लेकिन इसने जो रॉयल्टी की इनकम है ये कैसे कमाई है, जर्नल और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिख के। लेकिन 80 क्यूक्यूबी क्या कहता है कि अगर अपन ने बुक्स के लिए कुछ पब्लिश किया है, कुछ आर्टिकल्स दिए किसके लिए, फॉर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स के लिए, तो 80 क्यूक्यूबी का अपन को डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसने क्या किया है, ये गलत कहते हैं, जर्नल न्यूज़पेपर के लिए इसने किया है, तो अब इसको 80 क्यूक्यूबी का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहता है। यस ऑल्सो अन ग्रॉस रेंटल इनकम ऑफ 3.60 लाख फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री वाई। कंट्री वाई में इसको एक रेंटल इनकम भी हुई है 3.60 लाख की। म्यूनसिपल टैक्स इसने 12,000 का पेमेंट किया है विच आर नॉट डिडक्टेबल इन कंट्री वाई। कंट्री वाई में इसका नहीं है, लेकिन अपन इंडिया में तो मिलता है। तो क्या होगा, 3.60 लाख इसमें पहले 12,000 अपन लेस करेंगे, फिर 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन दे देंगे, जो भी आएगा वो अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन उसको ट्रीट करेंगे। DTA नो DT डबल ए एग्जिट बिटवीन इंडियन कंट्री वाई, यानी सेक्शन 91 वाला केस है। और कंट्री वाई की भी टैक्स रेट गिवन है, अच्छी चीज़ है कि 15% गिवन है, तो जो भी बेनिफिशियल होगा उस रेट से डबल टैक्स इनकम पे अपन टैक्स चार्ज मतलब इसको सेक्शन 91 में डिडक्शन दे देंगे।
एडिशनली डिविडेंड ऑफ 5.50 लाख भी हुआ है, आईफोर्स में चार्ज होगा, एक इंडियन कंपनी का, ठीक है। इसने एजुकेशन लोन भी लिया है अपने फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज सन एमबीए कोर्स। एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, यानी ये तो प्रिंसिपल पेमेंट है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता अपन को। और लेकिन जो तो इंटरेस्ट का पेमेंट है 0.36 लाख का, इसका अपन को डिडक्शन मिलेगा किसमें, 80E में। अब इसने अपन ने लास्ट में देखा कि 115 भाग भी ऑफ नहीं कर रखा, तो 80E वाला इसको ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है इजीली, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, सी ये रहा। पहले अपने रेंटल इनकम आ जाएगी 243,600, 12,000 म्यूनसिपल टैक्स, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर कंट्री वाइब का रॉयल्टी इनकम अपन से 13.60 लाख ले रहे हैं क्योंकि कैश सिस्टम फॉलो करता है। डिविडेंड 5 लाख अपना आईफोस में अपने चार्ज किया। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 80 का, अपने डिडक्शन ले रहे हैं 36,000 का। 80 QQB का तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर अपना एवरेज टैक्स निकाली, कितनी है अपनी 21.991 अपनी एवरेज टैक्स आ गई इंडिया में। फिर कंट्री वाई की टैक्स कितनी आ गई 15%। बेनिफिशियल कौन सा है, कंट्री वाई वाला 15% वाला। डबल टैक्स इनकम कौन कौन सी होगी, रेंटल इनकम 243,600 की, प्लस रॉयल्टी इनकम 13.60 लाख की, जो अपन इंडिया में अभी टैक्सेबल कर रहे हैं, सिर्फ उतनी ही होगी, 18 लाख नहीं होगी। तो इस पर 15% कैलकुलेट करेंगे। ये सेक्शन 91 का अपन को डिडक्शन मिल जाएगा 245 का। तो नेट अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 225,150 की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 टीडीएस और टीसीएस के कलेक्शन के बारे में प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल रहेगा उसका बताना है। मिस्टर शुभम परचेज किया स्क्रैपर 55 लाख फ्रॉम मिस्टर राजकुमार फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। मिस्टर शुभम ने फर्निश किया एक सर्टिफिकेट टू मिस्टर राजकुमार दैट द स्क्रैप शैल बी यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन बाय हिम एंड शैल नॉट बी यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। यानी मिस्टर शुभम ने स्पेसिफाई कर दिया कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो स्क्रैप है यूज़ नहीं होगा, यानी टीसीएस अटैक नहीं होगा अपने केस में। मिस्टर शुभम मेड द पेमेंट ऑफ 45 लाख का कर चुका है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू मिस्टर राजकुमार। अज्यूम टर्नओवर बोथ मिस्टर शुभम एंड मिस्टर राजकुमार फ्रॉम द बिजनेस कैरियर ऑन बाय देम एक्सीड 10 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी दोनों ही पार्टीज का, शुभम का भी और राजकुमार का भी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। अब पहले टीसीएस डिस्कस कर लेते हैं। अब सिंस ऑलरेडी जो शुभम में उसने फर्निश कर दिया कि जो स्क्रैप है ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज़ नहीं हुआ, ये क्लैरिफाई कर दिया है, तो 206C बनने वाला, तो अपना जो टीसीएस की रेट है वो तो अट्रैक्ट होगी नहीं इस केस में। तो अब इसके बाद बारी आती है 194Q टीडीएस में कि टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा। अब 194Q में क्या लिखा है कि अगर बायर जो है उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से बढ़ जाता है। अपने केस में मिस्टर शुभम है तो शुभम का 10 करोड़ से एक्सीड है। दूसरा 50 लाख से ज़्यादा का उसने गुड्स परचेज किया होना चाहिए, तो इसने खरीदा 55 लाख का। तो 50 लाख से ऊपर की जो भी वैल्यू होगी अपने केस में 5 लाख, तो उस पर 0.1% का टीडीएस कटेगा 184Q के अंदर। तो ये अपन को इतना सा आंसर में लिखना रहेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। विनायक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड has recently been accorded recognition by several insurance companies to admit and treat patient on cashless hospitalization basis पे, ठीक है। पेमेंट टू द एसएससी हॉस्पिटल विल बी मेड बाय थर्ड टीपीए हु विल प्रोसेस द क्लेम्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड एंड मेक पेमेंट टू द वेरियस हॉस्पिटल इंक्लूडिंग द एसएससी। यानी अब ये जो हॉस्पिटल है विनायक हॉस्पिटल, इस पे ये कैशलेस बेसिस पे पेशेंट को ट्रीट करती है, और ये जो पेमेंट होता है पेशेंट के बदले इंश्योरेंस कंपनी देती है। जनरली तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर रखा है, किसी टीपीए को आउटसोर्स कर रखा है ये बिजनेस की तुम इसको पेमेंट कर देना करके। इनका ये टाइप रहता है टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी का। तो अब टीपीए क्या कर रही है, पेशेंट के ब्याह पे हॉस्पिटल को पेमेंट कर रही है। All TPS are corporate entities. The SSC wants to know whether the TPS are bound to deduct tax at source under section 194J और अंडर सेक्शन 194C। तो पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये हॉस्पिटल वाली सर्विस होती है, मेडिकल सर्विस होती है, और ये 194J में कवर होती है, ना कि 194C में, ठीक है। तो 194J में तो टीडीएस कटेगा। अब क्यों कटेगा, इसका रीज़न ये है कि आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन, आंसर में इसके ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भले ही पेमेंट टीपीए कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीपीए जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसने जो ये सर्विस अवेल नहीं की है, अवेल किसने की है, पेशेंट ने, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पेशेंट के भी आप पे टीपीए कर रहा है। तो जो अपना 184J वाला क्लॉज है, सेक्शन है, प्रोविजन है, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो ट्रीट या ट्रीटमेंट ले रहा है उस अगर वो पेमेंट करे तो ही टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। पेमेंट किया है तो टीडीएस तो डिडक्ट होगा, भले ही किसी ने भी किया हो। इसका मैं आंसर में एक स्पेसिफिक लाइन भी लिखी हुई है इसके रिगार्डिंग, that there is no stipulation that the professional service have to be necessarily
रेंडर्ड टू द पर्सन हु मेक्स पेमेंट टू द हॉस्पिटल। अपने केस में टीपीए पेमेंट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल सर्विस अपन दे रहे हैं ये जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसको दे, जरूरी नहीं है। टीडीएस तो 184 में डिडक्ट हो गई। इन द व्यू ऑफ द अबव, टीपीए एंड हॉस्पिटल्स वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ प्रोविजन सेक्शन 194J। तो ये जो लाइन है ना, ये तो आपको लिख के आनी पड़ेगी आंसर में, बाकी आप अपने मन से ये पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो 194J वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका बी पॉइंट क्या कहता है? Vega Limited, an Indian company, is engaged in manufacturing activities by importing raw material from Solaris Sciences of UK Solaris Sciences as a total loan of 1 million. Okay, pounds. $1 million नहीं pounds है. XYZ Bank of UK. Out of that, Vega Limited guarantee करेगा 20% of total borrowing in the case of default made by the Solar INC. यानी ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो वेगा लिमिटेड है वो कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है सोलारिस आईएनसी से, और सोलारिस आईएनसी ने क्या कर रखा है, अपने ही उधर के किसी बैंक से उन्हें लोन लेकर रखा है, और उस लोन का 20% गारंटी कर रखा है आउट ऑफ टोटल बोरिंग। किसने गारंटी दे रखी है? वेगा ने। अब अपने प्रोविजन 92A का प्रोविजन क्या कहता है कि अगर 10% ऑफ टोटल बोरिंग से ज़्यादा का उसने गारंटी कर रखा हो तो वो दोनों पार्टी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। लेकिन अपने केस में से 20% ही इसने गारंटी, सॉरी 10% ज़्यादा 20% गारंटी कर रखा है, तब तो ये डेफिनेटली बनेगी बनेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो वेगा है और जो सोलारिस है ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन चुकी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25 वेगा लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फॉर 60 करोड़ फ्रॉम सोलारिस आईएनसी। सोलारिस आईएनसी ने क्या किया? सप्लाइड किया सिमिलर रॉ मटेरियल टू अनरिलेटेड पार्टी a markup of 20%, whereas for वो वेगा लिमिटेड इट प्रोवाइड अ मार्कअप 25%। यानी जो ये सोलारिस आईएनसी है ये वेगा लिमिटेड अपने एसोसिएट एंटरप्राइज का तो 25% मार्कअप पे दे रही है, और वहीं दूसरी जो अदर एंटरप्राइज है, अदर नॉन अनरिलेटेड पार्टी है, उसको दे रही है 20% के बेसिस पे। वेगा लिमिटेड वॉज अलाउड टू यूज द ब्रांड निमा सोलारिस आईएनसी विदाउट एनी पेमेंट। ये काम करता है पहले यहाँ तक का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो अपने बना रखा है। देखो 60 करोड़ का ट्रांजेक्शन था, इस पर 25% मार्कअप एडेड है, तो पहले अपन उसको हटाएंगे तो अपन आएगा 48 करोड़। अब ये अनरिलेटेड पार्टी को कितना देती है? 20% का, तो इसको भी उतने का ही देना चाहिए था, तो 57.6 करोड़ अपना वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट कहता है मार्कअप 20% थे। इसके आगे का अपन देखते हैं। Vega Limited was allowed to use the brand name Solaris Energy without any payment, and whereas the unrelated party cannot use such brand name in India. The annual cost of brand value is 100 लाख। अब वेगा इसकी ब्रांड वैल्यू भी यूज़ करती है, तो ठीक है ये अपने कॉस्ट्यूम में वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा वो दिखा सकती है, मतलब ऐड ऑन कर सकती है। तो यहाँ पे अपन ने 1 करोड़ उस चीज़ के ब्रांड वैल्यू के जोड़ दी है। ठीक है, वेगा लिमिटेड वॉज अलाउड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, वेयर एज फॉर अनरिलेटेड पार्टी सोलारिस अलाउड ओनली 1 month। यानी ये वेगा को 1 महीने का ज़्यादा देती है क्रेडिट पीरियड। The interest cost may be taken as 12% per annum and the purchase were uniform throughout the year। अब ये जो पेमेंट है क्रेडिट पीरियड है वेगा को 1 मंथ का ज़्यादा देती है, तो इसका भी अपन को ऐड करना पड़ेगा अपने कॉस्टिंग में। तो 57.6 का 1% मतलब 12% पर एनम है, डिवाइड बाई 12 तो पर मंथ का 1% ही निकलेगा, जो कि आता है 0.576 करोड़। इन सब का टोटल अब अपना आर्म्स लेंथ प्राइस कितना आ जाता है? 59.176 करोड़ का। और यहाँ पे अपन ने बिलिंग कितने की दिखा रखी है? 60 करोड़ की। यानी अपन को यहाँ पे 0.824 करोड़ का एडिशन दिखाना पड़ेगा अपने SN ALP एडजस्टमेंट। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द ALP एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड टू द इनकम ऑफ वेगा लिमिटेड। कितने का होगा? 0.824 करोड़ का होगा। सेकंड, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर वेगा लिमिटेड फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 92E। अब जो वेगा लिमिटेड है इसकी अपन ये देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम बनने की ड्यू डेट क्या होती है? 30 नवंबर, जो भी ये मंथ है 30 नवंबर रहती है, और इसकी ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E की रहती है 1 मंथ प्रायर टू प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ ROI। तो ROI की ड्यू डेट कितनी है? 30 नवंबर, उसका 1 मंथ प्रायर कितना होगा? अक्टूबर 31 अक्टूबर इसका अपना ड्यू डेट रहती है। ठीक है, ये याद करनी बहुत अच्छी ट्रिक है इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टीज लेवेबल ऑन वेगा लिमिटेड इफ इट फेल्स टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। ऑडिट रिपोर्ट टाइम से, यानी ये 31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करती तो इसको 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना सा था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये अपील से उसके रिगार्डिंग ही होता है हमेशा।
Mr. Arjun, a resident individual, electronic filed his income tax return for AY 24-25 on 30th 7/24, disclosing full interest income of 25 lakh received from Mr. Messrs Rajesh Finance Private Limited, दिल्ली डायरेक्टर एंड क्लेम TDS क्रेडिट अकाउंटिंगली। ठीक है, यानी क्या क्या है, मिस्टर अर्जुन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसने इलेक्ट्रॉनिक फाइल किया अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें उसने कुछ TDS का डिडक्शन ले रखा है जो उसकी उसको रिसीव किया था एंड क्लेम TDS क्रेडिट अकॉर्डिंगली। However, the tax department disallowed the TDS credit pursuant to intimation issued under section 143(1). The application filed under section 154 was also rejected to the reason that TDS credit is not reflecting in Form 26AS and consequently, the said tax was recovered from the assessee itself. Advised Mr. Arjun on the basis of the latest court rulings whether the department can revert the tax due from him, discuss whether the relevant provision and give conclusion. यानी ये क्या कह रहा है कि जब इसने रिटर्न भरा उसके पास इसके पास इंटीमेशन आता है कि आपने टैक्स पूरा नहीं भरा। क्यों? क्योंकि इसने जो TDS जो अपन TDS है जो अपन TDS का ऐसा टैक्स से रिड्यूस करता है, जो भी अपना TDS रहता है उसको अपने नेट टैक्स से, तो इसने TDS रिड्यूस करके दिखाया होगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो आपका TDS है वो 26AS में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करो, जो भी आपने टैक्स कम पे किया है वो आप इसकी पेनल्टी भरो, मतलब टैक्स भी दो और इस पर इंटरेस्ट भी दो। तो क्या अपन को देखना है कि ये जो कोर्ट की रूलिंग्स है ये सही है नहीं है, तो देखा जाए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 26AS किसकी जिम्मेदारी होती है? डिडक्टर की बनने की होती है। मतलब अपने केस में मैसेज राजेश फाइनेंस है जो कि डिडक्टर है, तो इसको फिल करने 26AS में अपडेट करना चाहिए था जो कि इसने नहीं किया। इसकी वजह से मिस्टर अर्जुन के ऊपर इंटीमेशन आया। तो अपने ये कोर्ट रूलिंग क्या बोलती है इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया था कि इस ऐसे केसेस में जो अर्जुन होता है, जो डिडक्टिव होता है, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो डिडक्टर की गलती कि उसने 26AS में अभी तक सबमिट नहीं किया तो अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में जो अपनी कोर्ट होती है इसके लिए उनको जो डिडक्टर है, अपने केस में कौन है, राजेश फाइनेंस, उसको नोटिस भेजना चाहिए कि तू 26AS में फिल कर, क्योंकि उसकी गलती है कि उसने डिडक्ट तो कर लिया TDS लेकिन टाइम से सबमिट नहीं किया। तो इस पे जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी चार्ज होना है वो राजेश के ऊपर होना चाहिए, ना कि अर्जुन के ऊपर। टेक्निकली अर्जुन से ये TDS का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती, तो अर्जुन अपनी जगह सही है। तो ये सभी आपको एक्सप्लेन करना अपने आंसर्स में। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है EBC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है जो कि एनगेज करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ एन IT पार्क एंड एम्प्लॉइंग 700 स्टाफ डिडक्टेड TDS एग्रीगेटिंग 110 crores ऑन सैलरीज कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट एंड अदर सम्स अप टू 31 मार्च फॉर AY 25-26। ठीक है, ये कोई जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन मार्च 25-26 द एसएससी ने डिपॉजिट किया पार्ट ऑफ TDS बिंग 38 lakhs एंड बैलेंस ऑफ 72 lakhs फॉर डिपॉजिट लेटर इन जुलाई 25। ठीक है, however the additional commissioner of income tax issued a show cause notice proposing a levy penalty under section 271C of the income tax act 1961 और the amount equal to TDS में also levy penal interest under section 211A। तो ये क्या कह रहा है कि इसने जो TDS में 30 लाख है, पार्ट ऑफ TDS में 30 लाख एंड बैलेंस जो 72 लाख था वो इसने कब डिपॉजिट किया? जुलाई 25 में डिपॉजिट किया, यानी आफ्टर ड्यू डेट इसने डिपॉजिट किया। तो अब ये जो डिस्कशन हो रहा है कि इस पर पेनल्टी लगेगी 271C में और 211A में इंटरेस्ट चालू होगा, ये 72 लाख के रिगार्डिंग बात हो रही है। आगे ये कहता है फीलिंग अग्रीव्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद द लेवल ऑफ द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट on late deposit of TDS, the company has approached you, examine your answer, should cover issue involved provision। ठीक है, ये सब तो हमेशा करना ही रहता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है कि इसने TDS डिडक्ट तो कर लिया लेकिन टाइम से सबमिट नहीं किया। तो अब जो कमिश्नर है ऑफ इनकम टैक्स उसने क्या किया है, इस पर पेनल्टी भी लगाई है प्लस 211A में इंटरेस्ट की भी डिमांड की है। तो देखा जाए 271C में अपन पेनल्टी कब चार्ज करते हैं? जब अपना रहता है फेलियर टू डिडक्ट करना, जब जो एसएससी होता है वो डिडक्ट नहीं करता टाइम से TDS जो कि उसको करना चाहिए, डिडक्ट नहीं करता टाइम से, तो उस पर 271C में पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है सबमिशन की कि उसने 72 लाख जो है टाइमली सबमिट नहीं किया, लेट किया है सबमिट ड्यू डेट से, तो इस पर 271C में पेनल्टी नहीं लगा सकता। अब दूसरी बात आती है इंटरेस्ट की, तो 201 क्या कहता है कि इंटरेस्ट तो दोनों केसेस में एप्लीकेबल होगा। अगर आपने टाइम से डिडक्ट नहीं किया तब भी उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और आपने टाइम से डिपॉजिट नहीं किया उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस केस में जो ये अपना कमिश्नर है उसने जो पेनल्टी लगाई 271C की वो टोटली गलत है, और जो इंटरेस्ट वो चार्ज करे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। तो ये सब इशू इन्वॉल्व है और यही इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है, सी पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। सुचित्रा लिमिटेड फाइल्ड इस रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) 15 सितंबर को। द रिटर्न वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड इंटीमेशन वाज इशूड 10th में डायरेक्टिंग द असेसी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज। यानी ठीक है, इसका 15 सितंबर को इसने आरओए भरा, 10 मई को इसके पास इंटीमेशन आया कि तू इसको रेक्टिफाई कर विद इन 15 डेज, और इसने 9 दिन के अंदर ही इसको रेक्टिफाई भी कर दिया। द रिटर्न वॉज प्रोसेस एंड इंटीमेशन वॉज सेंट ऑन 15 जुलाई 24। सब्सिक्वेंटली द एसएससी हैव इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 143 ऑन 21 जून 25। यानी अब जब इसने 19 मई 24 को रिटर्न भर लिया, उसके बाद जाके 21 जून को असेसिंग ऑफिसर का अब 143(2) में वापस नोटिस आता है। क्या कर रहे हैं ये लोग। CA of Suchitra Limited contended that the notice was barred by limitation since it was issued beyond the permitted time limit. Examine the validity of the notice issued under 143(2) by the assessing officer. तो अपन जानते हैं कि जो 143(2) सबसेक्शन 2 है, इसकी टाइम लिमिट क्या रहती है कि जब भी अपने रिटर्न भरा उसके ईयर एंड के विद इन 3 months फ्रॉम द ईयर एंड ऑफ द सबमिशन ऑफ द ROI रहता है। तो उसके अब लेकिन इसने इशू कब किया, 21 जून को। तो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, ये 19 मई को ROI वाला ट्रेड कर रहे हैं, फिर इसका ईयर एंड क्या होगा 31 मार्च 25। उसके 3 महीने कितने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, यानी 31 जून, सॉरी 30 जून। तो अब इनको लग रहा है कि इन्हें 21 जून को भेजा, जो कि 30 जून से पहले की डेट है, तो ये सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब भी अपन रिटर्न भरते हैं उसके बाद अपने पास कुछ फाउंड आता है कि आप इसको रेक्टिफाई करके भेजो, तो जब भी आप उसको रेक्टिफाई करके भेजते हो तो जो ओरिजिनल अपने ROI की डेट रहती है ना, वो ही रहती है, ना कि रेक्टिफिकेशन वाली डेट, जब भी मतलब आप रेक्टिफाई ROI भरते हो। तो इस केस में जब भी इसके पास इंटीमेशन आया कि तो रेक्टिफाई करके भेज, 10th मई को इसने 19 मई को भेज दिया, तो टेक्निकली 19th में अब इसकी ROI डेट नहीं होती, जो फर्स्ट सबमिशन ROI वाली डेट होती है 15 सितंबर, वो ही एक्चुअल ROI वाली डेट बनती है। तो टेक्निकली अगर अपन को 143(2) के अंदर इंटीमेशन भेजना है तो अपन को कौन सी ROI देखनी पड़ेगी, 50 सितंबर वाली, जो कि असल है 23-24। तो इसकी लास्ट डेट कब आएगी, 31 मार्च से 3 महीने, 31 मार्च 24 से 3 मंथ्स कितना हो गया, 30 जून 24। अब इसने इंटीमेशन कब भेजा, 21 जून 25 का, जो कि टाइम बाद हो चुका है। तो जो CA है सुचित्रा का, वो सही कह रहा है कि टाइम बाद हो चुका है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये मैं स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द इंडियन ब्रांच ऑफ FINC कंट्रीज एड ट्रांजेक्शन उसने किया वर्थ 600 करोड़ का विद ऐसे एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ड्यूरिंग फाइनेंशियल 24-25। एसआर एंटरप्राइज अप्लाइड फॉर एडवांस रूलिंग इन जनवरी 23 टू डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, एडवांस रूलिंग के लिए इसने अप्लाई किया, फॉर बोथ खुद के लिए भी और नॉन रेजिडेंट FINC के लिए भी। द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन, प्रोनाउंस इट्स रूलिंग ऑन 30 अप्रैल 25 एंड सेड रूलिंग वॉज कम्युनिकेटेड टू एसआर एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ऑन द सेम डेट। ठीक है, बोर्ड ने इसके ऊपर अपना फैसला सुना दिया 30 अप्रैल को, और इसको जो कंपनी है SR एंटरप्राइज, उसको कम्युनिकेट भी कर दी ये चीज़। SR Enterprises Private Limited was however not certified with said ruling. State whether the advanced ruling pronounced by bar is binding on SR Enterprise. Is there any remedy available to SR Enterprise if it is aggrieved with the said ruling? Examine. तो अपन को देखना है कि अब इसने फैसला तो सुना दिया, अब जो SR Enterprise है वो इसके फैसले से सहमत नहीं है, तो अब इसके पास क्या रेमेडी है। तो अपना रहता है कि जब भी जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है वो कुछ प्रोनाउंस करता है, उसके फैसले से अपन सहमत नहीं होते, तो जो सेक्शन 245E है, अरे सेक्शन 245W अपन को पावर देता है कि अपन अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जो भी अपने ये बार ने दिया है उसके ऊपर। कब तक देना रहता है, 60 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ डेट ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लिखा है कि इसने अपन को कम्युनिकेट कब किया, सेम डेट, यानी 30 अप्रैल को ही इसने कम्युनिकेट कर दिया। तो 30 अप्रैल के 60 डेज, मतलब 30 अप्रैल प्लस 60 डेज, यानी 29 जून 25 तक अपन हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। उसके बाद 30 डेज की अपन को एडिशनल मिलती है। तो ये ही आपको इस केस में एक्सप्लेन करना है कि हाँ, बार के अगर बाइंडिंग नहीं होता, ये बाइंडिंग नहीं होता, इसके ऊपर अपन अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये चीज़ आपको लिख के आनी है, ये आंसर डिमांड कर रहा है। B1 क्या कहता है, मेसर्स एपेक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी एस्टेब्लिश 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर स्टील कंटेनर्स। एक SEZ में उसने एस्टेब्लिश किया, दूसरा DTA में एस्टेब्लिश किया।
और जो डीटीए यूनिट क्या कर रही है, सप्लाई करनी है कंटेनर टू एसईजेड यूनिट एट बिलो मार्केट रेट। तो डीटीए क्या कर रही है, बिलो मार्केट रेट पे एसईजेड को ट्रांसफर कर रही है। अब एसईजेड उसको हाई प्राइस पे भेजेगा, वहाँ पे 10 डबल का रिडक्शन ले लेगा ये। तो दी एसईजेड यूनिट परफॉर्म ओनली मिनिमम प्रोसेसिंग ऑन दीज कंटेनर्स बिफोर सेल्स। दिस अरेंजमेंट शेयर सब्सटेंशियल प्रॉफिट टू एसईजेड यूनिट। ठीक है, ये तो अपन ने देखा। लार्जर टैक्स डिडक्शन सच डीटीए टू एसईजेड ट्रांसफर अकाउंट टू 50% ऑफ द एसईजेड यूनिट्स टोटल सेल्स के प्रोविजन गार कुड बी इन्वोक। तो गार जनरली, तो अपन ने देखा है कि जब भी गार से पहले अगर सार लगता है उस पर, तो अपन सार को ही एप्लीकेबल कहते हैं, गार नहीं लगा सकते। मतलब अगर सार ऑलरेडी एप्लीकेबल है तो अपन गार फालतू में क्यों लगाए। तो ये जो अपना कॉन्सेप्ट है डी टी डब्ल्यू एस सी जेड का, ये 10 डबल ए में कवर होता है। तो ये वहीं पे अपन इसको देखते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑलरेडी रूल स्पेसिफिकेशन बन रखा है। तो ऐसे केसेस में अपन सार अप्लाई करेंगे, ना कि गार। और अगर सार अप्लाई हो गया तो गार तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो इसको मैं आपको एक बार आंसर में भी दिखा देता हूँ, प्रॉपर आंसर क्या बैठ रहा है इसमें। Era. Messrs Apex Limited has tried to take advantage of tax provision by diverting profit by DT unit to SEZ. This is not the intention of SEZ legislation। यानी जो SEZ ये बेनिफिट दे रही है 10 डबल का, इसका ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि तुम सारा का सारा प्रॉफिट SEZ में ट्रांसफर करो, वहाँ से टैक्स का बेनिफिट लो। However, such avoidance is specifically dealt with through the provision contained in section 10AA9। As per the provision of section 80IA8 would get attracted in such a case। यानी इसके लिए एक स्पेशल ऑलरेडी एक प्रोविजन बन रखा है, तो इस पे सार एप्लीकेबल होगा, ना कि गार। तो अपन ये रहा, हैंस द रेवेन्यू नीड नॉट इन्वोक गार इन सच केस। तो दो गार एंड सार कैन को एग्जिस्ट एज पर क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी सर्कुलर। तो गार और सार को एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जनरली अपन सिर्फ सार को ही एप्लीकेबल करते हैं। लेकिन लास्ट में आप ये लाइन लिख के आओगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये था इसका शॉर्ट में। चलते हैं सी वाला पार्ट। सी पार्ट में 2 क्वेश्चन है, अपन ब्रेक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, मिस्टर राजेश प्रोपराइटर ऑफ मिसेस गुप्ता एंटरप्राइज ट्रेड इन स्मार्टफोन्स फॉर फाइनेंशियल 24-25। दिस टर्नओवर एंड टोटल रिसीट्स, टोटल 5 करोड़ 12 लाख की इसकी रिसीट है, जिसमें से इसने 22 लाख कैश में कलेक्ट किए सन्ड्री डेटर, और जो बैलेंस 4.90 करोड़ रिसीव विया ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, इसने टोटल बिजनेस पेमेंट कितना किया है, 5 करोड़ 50 लाख का, जिसमें से इसने कैश का पेमेंट किया 28 लैक्स का, एंड रिमेनिंग ऑल जो पेमेंट आए हैं वो ऑनलाइन के थ्रू आए हैं। ठीक है, नो अदर अमाउंट रिसीव और पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन द बिजनेस एनी अदर, मतलब और कोई बिजनेस का इसने ट्रांजेक्शन नहीं किया है एनी अदर फ्रॉम द अबव मेंशन डिटेल्स। Is Mr. Rajesh Mentally required to audit the books of accounts Gupta Electronics for estimate 25-26 under section 44AB of the Income Tax Act? क्या इसको 44AB में टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी है? तो अपन देखते हैं। तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी कब होती है, उसकी अपने टाइम लिमिट अपन कैसे देख सकते हैं इस केस में, कि सबसे पहले अपन रिसीट देखते हैं कि रिसीट 5% से एक्सीड करा नहीं करा। तो 5 करोड़ 12 लाख में से 22 लाख अपने को कैश में रिसीव हुए, तो जो कि आता है 4.30, यानी 5 करोड़ से कम है। तो ये तो अपना पास हो चुका है। अब अपन देखते हैं पेमेंट का। 28 लैक्स अपन को रिसीव हुए कैश, अपन ने पे किया कैश में, आउट ऑफ कितना 550 लाख में से, जो कि आता है 5.09%। अब ये 5% को एक्सीड कर जाता है। तो 44AB में जो अपनी लिमिट है टैक्स ऑडिट की डिटरमाइन करने के लिए, ऐसे तो 10 करोड़ वो एक्सीड कर जाती है, लेकिन सिंस ये जो अपना पेमेंट है 5% से एक्सीड कर चुका है, थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर चुका है ये, तो 10 करोड़ की लिमिट ना लग के लिमिट कितने की लगेगी, 1 करोड़ की। और यहाँ पे अपने को ग्रॉस रसीट कितने की मिल चुकी है, 5.12 करोड़ की, जो कि 1 करोड़ से ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब इसके जो 44AB में इसको टैक्स ऑडिट करानी कंपलसरी ही है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, तो सेकंड पार्ट नहीं है, लेकिन ये अलग अलग पैराग्राफ में है, तो मैंने अपन ब्रेक करके पढ़ रहा है। Assuming Mr. Rajesh is required to get his accounts audited in the light of the tax audit applicability under section 44AB of the Act, also discuss whether the following issue need to be reported by the chartered accountant of Mr. Rajesh in the tax audit report। तो अपन को तो ये डिटरमाइन करना है कि जो फॉलोइंग इशू है, क्या इसको रिपोर्ट करने की नीड है या नहीं है टैक्स ऑडिट में। ठीक है, इन मैसेस गुप्ता, ठीक है, तो गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक व्यू ऑफ द सेक्शन 269 एस यू नीड टू गिव द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉइंग सपोर्टर, यानी 269 एसटी का नीचे कुछ बात की गई है। मैसेस गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक इशूड एक इन्वाइस किया उसने 3,50,000 का, किसको, पीकर ट्रेडर्स को, फॉर सेल ऑफ मोबाइल्स। Traders made payment of 2,50,000 through account paying check. The balance of 1 lakh has been paid on 10th different date in cash through payment of 10,000 on each day before 31st March 25। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि 3,50,000 का कुछ एक इन्वॉइस बना,
जिस पे उसने 2,50,000 तो ऑनलाइन सॉरी अकाउंट पे चेक के थ्रू कर दिया, और जो बचा हुआ 1 लाख है वो इसने कैश के थ्रू दिया है। अब 269 ST में अपन क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसे 2 लाख या अबव के ट्रांजेक्शन होते हैं तो ही 269 ST कवर होता है। कब? एक सिंगल इवेंट के केस में, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के केस में, फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे के केस में। तो यहाँ पे ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो है क्योंकि एक इन्वेस्ट 3,50,000 का बना है, लेकिन यहाँ पे जो कैश का पेमेंट हो रहा है इशू, हाँ, वो कितने का हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। सॉरी, जो अपन को रिसीट हो रहा है कितने का हो रहा है? सिर्फ 1 लाख का हो रहा है, जो कि 2 लाख से कम है। तो यहाँ पे अब ये सिंस 269 ST के जो रूल्स है उसको वायलेट नहीं करता, तो देखा जाए तो इसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मिस्टर राजेश का, उसको ये चीज़ ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये 269 ST को वायलेट नहीं कर रहा। तो ये तो लास्ट ये था।